कमली एपिसोड नंबर 8। दूर तक फैले खेतों में गंदम के नन्हे नन्हे से पौधे सर उठाए खड़े थे। उनमें कहीं कहीं अटके शबनम के कतरे नन्हे नन्हे मोतियों की तरह चमक रहे थे। दूर मशरिक में जर्द जर्द रोशनियां एक नए दिन की नवीद सुना रही थीं। दूर तक फैले खेतों पे कितने नीले आसमान में अनगिनत परिंदे गौल की सूरत में उड़ते फिर रहे थे। वो पगडंडी चौंक उठी थी। उस पे दौड़ते कदमों की आवाज ने सन्नाटों का गला घोंट दिया था। माहे नूर को वो बड़ी सी तितरी नजर आ गई थी। अब वो बच्चों की तरह तालियां बजाती उसके पीछे पगडंडी पे दौड़ रही थी। उसके पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ बासित था। परिंदा तो उसके हाथ नहीं आया था, पर खेत के अख्ताम पे इन दरख्तों का झुंड जरूर दरियाफ्त हुआ था। आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो बूर से लदे खड़े थे, उनकी डालियों में छुपी कोयल ने अपना राग छेड़ा था। खामोशियों की ऐसी की तैसी इस सदा के साथ जिंदगी अंगड़ाइयां लेती उठ बैठी थी। वो तजस्सुस से सर उठाए उस परिंदे को खोजती कोयल के साथ मिलकर चहकार रही थी। बासत ने अमरूद की टहनी से वो पका हुआ फल अलहदा किया था। उसे कमीज से रगड़कर साफ किया और दोनों हाथों में दबाकर उस रसीले फल के 2 टुकड़े किए थे। अब वो मजे से खाती आगे बने पानी के शफाफ खाले में पैर लटकाए पानी के छींटे उड़ा रही थी। खाले के किनारे कितार में खड़े गुलाबी फूलों से लदे आड़ू के पेड़ उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। खाले के उस पार सब्जियों का खेत था। फिजा में हरी मिर्च की खुशबू रची हुई थी। टमाटर के पौधे उजड़ चुके थे। प्याज और लहसुन के बूटों पे बीज पक चुका था। पुदीना सर उठा रहा था और धनिये पे बहारें रक्सा थीं। छम 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 वो किलकारियां मारती पानी के छींटे उड़ा रही थी। चलो वहां चलते हैं, बासत ने हाथ से इशारा किया। वो जल्दी से उठी थी। अब वो दोनों आगे पीछे उस तंग टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पे से होते हुए उस रेत के टीले तक पहुंचे थे। वो बेरियों का बाग था। सुर्ख बेरों से लदे दरख्त, लंबे बेरों के पेड़ों के झुंड वो तोड़ तोड़ कर दामन में भरती जा रही थी। टीले के उस पार आलू का खेत था। दूर तक बेलें फैली हुई थीं। उसके आखिरी किनारे पे शहतूत का बड़ा और घना दरख्त आबाद था, लाल और स्याह शहतूतों से लदा हुआ परिंदों की आमाज का। वो बहुत देर खड़ा उसे ही देखता रहा था। वो जो हर शय भुलाए, हर फिक्र से आजाद पानी के खाले के किनारों पे उगे नीले पीले फूल चुन रही थी। उसका दामन इन सब रंगों से भर चुका था जो उसकी असल जिंदगी में नहीं थे। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। उन्हें गांव आए 8 दिन हो चुके थे। 4 दिन बाद उन्हें वापस लौट जाना था। शाम को खाने के बाद वो और उमर चहलकदमी के लिए निकलने वाले थे जब अम्मा ने उससे कहा था। वो हैरानी से उन्हें देख कर रह गया। उनका लहजा किसी और ही अंदाज का था। जी। अब वो उनके सामने था। उन्होंने उसे बगौर देखा था। तुझे पता है बासत, तेरे ताए ने हमेशा तुझे अपने सगे पुत्रों से बढ़कर चाहा है। उन पे हमेशा तुझे फौकियत दी। ईद, शबरात, ब्याह पहले तेरे कपड़े जूते पूरे किए। हर फल मेवा पहले तुझे पहुंचाया है। वो अपने बच्चों से ज्यादा तेरा सगा बाप रहा है बासित। मैं जानता हूँ अम्मा। उसे उनकी किसी बात पे शक नहीं था। उनकी हर बात दुरुस्त थी। तू और मैं उनके एहसान नहीं उतार सकते। एक बेवा औरत और एक यतीम बच्चा, उन्होंने वो फर्ज भी अदा किए हैं। पुत्र जो उनके नहीं थे, उन्होंने वो किया है जो करने का कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी औलाद का हक दूसरों को देना। वो जरा रुकी थी। वो अब तकलीफ में है। उन्हें मदद चाहिए बासत पुत्र, और वो हम कर सकते हैं। वो तू कर सकता है। वो नासमझी से उन्हें देख रहा था। उन्होंने रसान से उसके हाथ पकड़े थे। तू नूरी से शादी कर ले। वो दोनों उस रात वाक के लिए निकले तो बासत चुप चुप था। उमर उसकी खामोशी भांप गया था। क्या हुआ?
सारिया याद आ रही है? उसने शरारत से उसे देखा था। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है, वो फौरन बोला था। तेरी अम्मा इतनी स्वीट हैं, तू कहे तो मैं तेरे रिश्ते की बात चलाऊं? वैसे तो मैं प्रोफेशनल विचोला नहीं हूं, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं, बस कुछ फीस लगेगी। वो चुप ही रहा था। उमर ने हैरानी से उसे देखा और संजीदा हुआ। बासत, यार क्या हुआ है? वो अभी भी चुप रहा था। तू परेशान है ना? सब ठीक तो है? उसने हौले से नफी में सर हिला दिया था। गोरकुन ने अब्बास को बगौर देखा था। ये पिंड बहुत छोटा सा है काके, यहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती। मैंने सुना है तेरे और उस वडेरे आदल के बारे में, और तेरे उस जनानी के साथ चक्कर के बारे में भी। वो जरा रुका। उसी बच्चे की वजह से तलाक दी थी ना आदल ने अपनी घरवाली को। अब्बास ने नागवारी से उसे देखा था। तुझे इस सब से क्या लेना देना चाचा? तुझसे बस मैंने ये पूछा है कि उस बच्चे की कब्र बता दे मुझे। क्यों? वो इल्ज़ाम अगर सच्चा है तो मैं उसका बाप हुआ ना। वो हंसा। तू उसका प्यो हो ही नहीं सकता कि तुझे उसकी कब्र भी पता नहीं है। अब्बास चुप रह गया था। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अब्बास ने जेब में हाथ डाला और फिर उस बंद मुट्ठी से ही उस गोरकन का हाथ पकड़ा था। चाचा, आम खाओ, पेड़ गिनने बैठोगे तो भूखे रह जाओगे। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई थी। कुछ देर बाद वो गोरकन के पीछे चलता, उन कब्रों के दरमियान से गुजरता मतलूबा कब्र तक जा रहा था। वो बहुत देर से बैठा उसे ही देख रहा था। अभी सुबह ही सुबह उसे दौरा पड़ा था। वो चीख चीख कर बेहाल हो गई थी और अपनी अम्मा को भी लहू लहान कर दिया था। भाई ने बीच बचाव किया तो उसकी उंगलियां भी चबा डाली थी। अभी कल वो खुद ताया जी के साथ उसका मुआयना करवा के आया था। डॉक्टर्स उसकी हालत से मुतमईन नहीं थे। वो बेहतर होना ही नहीं चाहती जेंटलमैन। वो हाथ पांव छोड़ चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो वो हमेशा के लिए ज़हनी मफलूज होकर रह जाएगी। वो बेबसी से उसे देख रहा था। तुम क्यों जिंदगी से इतनी खफा हो गई हो माहनूर? क्यों? ऐसा भी क्या? एक दुनिया है जो इल्ज़ाम सहती है, एक दुनिया है जो बच्चों की जुदाई सहती है। तुम कोई अनोखी तो नहीं हो, फिर क्यों? उसने बहुत देर तक सोचा था। वो यहाँ रहेगी तो बदतर होती जाएगी। उसके कानों में अम्मा की बातों की बाज़े गुश थी। यहाँ उसकी यादें हैं, वो सब तकलीफ दे लम्हे हैं। हम सब उसका भयानक माजी हैं। वो यहाँ ठीक नहीं होगी बासत। ये तो उसे डॉक्टर ने भी कहा था कि उसका माहौल बदलना ज़रूरी है। ये उसकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। एक नया माहौल, नया इलाका, नए लोग, नए चेहरे, नई सोचें और नई यादें। मैं तुझ पे अपनी मर्जी मसल्लत नहीं करूँगी पुत्र। ये मेरा फैसला भी नहीं है, वो तू करेगा। मर्जी तेरी चलेगी। ये तो बस एक मशवरा है। वो लंबा सांस भर के रह गया था। उसके सामने चारपाई पे बैठी मुसलसल कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। उमर उस दिन नाश्ते के बाद चाय का कप लिए बाहर निकला तो अम्मा वो कपड़े लिए चारपाई पे बैठी थी। वो उनके पास आ बैठा। आजा पुत्र, हाँ देख, उन्होंने मुस्कुरा कर खुश दिली से कहा और वहीं उसकी जगह बनाई थी। बासत बहुत छोटा सा था, तब से इसकी दुल्हन के लिए जोड़ रही हूँ। हर ईद पे इसकी वोटी के लिए कपड़ा जेवर लेकर रख लेती हूँ। ये देख कितना सोना है ना। वो उसे दिखाने लगी थी। नूरी पे बड़ा सोना लगेगा ये रंग। उसने चौंक कर उन्हें देखा। वो अपनी कहे जा रही थी। निकाह तो सादगी से ही होगा, पर मैं वलीमा पूरे पिंड में करूँगी। मेरे इकलौते पुत्र की खुशी है, मेरे भी तो अरमान है। बासत की शादी? उन्होंने अचंभे से उसे देखा। ले, तुझे नहीं पता? उसने नफी में सर हिला दिया था। और तूने हाँ कर दी? उमर की आंखें उबल पड़ी थीं और आवाज सदमे से फट पड़ी थी। बासत ने सर झुका लिया था। मेरे पास और ऑप्शन था क्या? वो उसे देख कर रह गया। तो तू ऐसे मेरा मतलब? उसे समझ नहीं आया कि वो उसे कहे क्या। वो भी सर पकड़ के उसके पास बैठ गया था। उन्होंने हमेशा मुझे दिया है उमर, कभी मुझसे मांगा नहीं है, हमेशा सिले की परवाह किए बगैर। अब भी उनकी ख्वाहिश, उनकी मजबूरी उनके अंदर ही कहीं चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंचने देते हैं। वो मुझसे कभी भी नहीं कहेंगे।
وہ ہولے سے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، یہ شاید وہ فرض ہے جو مجھ پر فرض نہیں ہے، لیکن میں ادا نہیں کیا تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جالیوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اور ساریہ، اس کا کیا؟ وہ خاموش رہ گیا تھا۔ سیاہ آسمان جیسے کسی مصور کا کینوس تھا جس پہ آتش بازی کے نقش و نگار بنا کر سجا دیا تھا۔ آسمان پہ دور تک روشنیاں پھول بوٹوں کی صورت میں پھیل گئیں اور اس کے حسن کو دوبالا کر گئی تھیں۔ محترم باسط ولد نظر حسین، کیا آپ کو ماہ نور ولد منظر حسین کے ساتھ نکاح بوز 5 تولے سونا قبول ہے؟ ماہ نور نے دیکھا، وہ سفید دوپٹے کو سر پہ ڈالے جس پہ سرخ پھول بنے ہوئے تھے، مسکراتی ہوئی ہاتھ میں پہنے گجروں سے کھیل رہی تھی۔ قبول ہے۔ ذہن کے پردوں پہ وہ منظر ابھرا تھا، وہ پارٹی کی شام، ساریہ، وہ چہرہ، وہ مسکراہٹ، وہ نظریں، وہ ادا۔ مولانا صاحب ایجاب دہرا رہے تھے، قبول ہے۔ منظر بدلا، وہ رنگ میں پڑا تھا، خون، بند ہوتی آنکھیں، تکلیف، دور وہ روتی ہوئی آنکھیں۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے لمبی سانس بھری تھی۔ میں تمہارے لیے لوٹ کر آؤں گا ساریہ۔ قبول ہے۔ اسے اس کی پھیکی نظریں یاد آئی تھیں اور اپنا وعدہ، تم میری بہشت ہو، تم میرے لیے خیر ہو، تم سے محبت میرے لیے نیکی ہے۔ ماہ نور ماں سے پوچھ رہی تھی، مرتضیٰ سویا ہوا ہے نا؟ سب شور نہ کریں، وہ اٹھ جائے گا، میرے پتر کی نیند بڑی کچی ہے۔ ہو لے۔ اب دعا ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلی دعا جو مانگی تھی وہ اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کے لیے کامل صحت تھی۔ وہ رات کسی گناہ گار کے اعمال جیسی تھی، بے تحاشا سیاہ اور ڈراؤنی۔ سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ عباس دبے پاؤں چلتا ہوا قبرستان کی دیوار تک آیا تھا۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سامان کا تھیلا اندر پھینکا اور پھر وہ چھوٹی سی 4 دیواری پھیلانگ کر اندر کود گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور پاکٹ میں سے وہ ٹارچ نکال کر آن کی تھی۔ اندھیرے اس روشنی کی لہر سے ہارنے لگے تھے۔ اب وہ تھیلا اٹھائے ٹارچ سے راستہ روشن کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی منزل وہ قبر تھی جو کل گورکن نے اسے دکھائی تھی۔ قبر کے پاس پہنچ کر اس نے ٹارچ احتیاط سے رکھی اور تھیلے میں سے کدال نکالی تھی۔ سناٹے میں کدال کے زمین سے ٹکرانے کی آواز دور تک گونج رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ دور کھیتوں سے گیدڑوں کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کہیں بلیوں کی گھراہٹ خاموشی کے بخیے ادھیڑ دیتی تھی۔ وہ مسلسل اس قبر کی مٹی ہٹانے میں لگا رہا تھا، یہاں تک کہ کدال کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ تابوت تھا۔ اس نے جلدی سے کدال رکھی اور آگے بڑھ کر وہ تابوت کھینچا۔ وہ اسے نکال کر وہیں قبر کے پاس رکھ چکا تھا۔ اب اس نے پاس رکھی ٹارچ اٹھائی اور تابوت کو کھول کر اندر روشنی ڈالی تھی۔ سفید کفن کی چادروں میں لپٹا وہ کپڑے کا پتلا تھا۔ وہ اسے ہاتھ میں پکڑے بہت دیر تک زمین پہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ عادل، یہ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے؟ ایک گود اجاڑ دی، کئی زندگیاں برباد کر دیں، کیوں؟ رات کسی راز کے ایسی تھی، سیاہ پردوں میں چھپی ہوئی۔ دور ایک بار پھر سے جانوروں کے رونے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ایپیسوڈ آج کی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔